हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपके पेपर में कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जिसको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप जाइए, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपकी जो बुक 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसमें बर्लिन की दीवार के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये आपके सामने एक दीवार खड़ी है। इस दीवार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैप्टर देखा है तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में करा रखा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो एक तरफ अमेरिका था, दो महाशक्तियां थी, दो सुपर पावर थी। एक तरफ तो अमेरिका था और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन, संघर्ष वाली स्थिति हो गई थी। तो इन्होंने क्या करा था, दुनिया को दो गुटों में बांट दिया था। यानी मान लीजिए इन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी थी, उस दीवार से दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तो था वो हिस्सा जो अमेरिका को सपोर्ट करता था, ठीक है, जिसको हम कहीं ना कहीं पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। दूसरा जो गुट था वो सोवियत संघ को सपोर्ट करता था, जिसको हम पूर्वी खेमा या पूर्वी गुट कहते हैं। ये बंटवारा कहाँ से हुआ था? ये बंटवारा यूरोप से हुआ था। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नाम का एक देश था। जर्मनी देश में एक राजधानी होती थी बर्लिन, वहां पे ये किया गया था। ठीक है, तो ये बर्लिन की दीवार थी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो चित्र है इसमें जो दीवार दर्शाई गई है उसका संबंध किस देश से है? ठीक है, आपको देश पता लग गया, ये जर्मनी से रिलेटेड है। फिर ये दीवार किस बात का प्रतीक है? तो ये कहीं ना कहीं साम्यवादी दुनिया, यानी जो सोवियत संघ वाली दुनिया है, दूसरी तरफ पूंजीवादी दुनिया यानी जो अमेरिका है, इन दोनों के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। फिर शीत युद्ध से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं, इसके आंसर हमने ले रखे होंगे। तो ये जर्मनी देश की बात चल रही है, साम्यवादी और पूंजीवादी दुनिया के बीच में बात चल रही है। ठीक है, अब शीत युद्ध की बात करते हैं। शीत युद्ध क्या था? दोनों महाशक्ति यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो संघर्ष की स्थिति थी, जो तनाव की स्थिति थी, जो भय बना हुआ था, जो युद्ध की आशंका बनी रहती थी, जो विचारधाराओं का मतभेद रहता था, उसी को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। अगला आपके सामने एक पिक्चर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये चाइना को दर्शा रहा है। ठीक है, चाइना, चाइना जो था वो एक डेवलप कंट्री नहीं था। आज की डेट में चाइना बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजी के मामले में या व्यापार के मामले में दुनिया में बहुत ऊपर है चाइना। लेकिन एक समय में ऐसा नहीं था। तो ये चाइना इतना डेवलप कैसे हो गया? तो वो इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ के जो नेता थे वो समझदार थे। उन्होंने जो चाइना के लिए पॉलिसी बनाई वो बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, जिसके कारण वहाँ पे ये डेवलपमेंट हो पाया। तो उसी के ऊपर ये है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि 1978 में दिसंबर महीने में वहाँ के जो नेता थे देंग शाओपिंग, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ओपन डोर की नीति यानी पॉलिसी चलाई थी। ओपन डोर की नीति का मतलब क्या है? अपने दरवाजे खोल देना। अब दरवाजे खोल देने का मतलब क्या है? यहाँ पे व्यापार के लिए दरवाजे खोल देना। यानी चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अब हम पूरी दुनिया से व्यापार करेंगे। ठीक है, अपनी चीज, और इनका फोकस इस चीज पे था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने यहाँ पे बनाएंगे, यानी मेड इन चाइना होंगी, और उसको पूरी दुनिया में क्या करेंगे, ये सेल करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ही सालों में अगर हम देखें तो चाइना की तस्वीर बदल गई, चाइना बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये इस पिक्चर में आपको दर्शाया गया है। फिर ये मैंने आपको जो मैप वाली वीडियो थी वहां पे बताया था कि यूरोपीय संघ है, उसके पुराने सदस्य देश और उसके नए सदस्य देश जो है ये बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी यूरोपीय संघ को ही दर्शा रहा है। तो ये चित्र किस चीज को दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है कि यूरोपीय संघ जो था शुरू शुरू में तो एक आर्थिक संगठन था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या करा था, अपने आप को राजनीतिक बना लिया था। ठीक है, और 2003 में इसने अपना एक संविधान बनाने का प्रयास किया था। किसने? यूरोपीय संघ ने। लेकिन उसमें ये फेल हो गया था, यानी असफल रहा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आएंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इसका संबंध किससे दिखाया जा रहा है। तो इसको एक तरह से एक मतलब आप ये मान लो कि इसको टाइटैनिक के जहाज की तरह दिखाया जा रहा है। टाइटैनिक का जहाज क्या होता? टाइटैनिक की अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था जो कि डूब गया था।
ठीक है, यानी एक जहाज जो डूब गया था। तो ये यूरोपीय संघ को दिखाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ ने एक संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन संविधान डूब गया, यानी नष्ट हो गया, नहीं चल पाया, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए। तो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ ने कब अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था, तो आप बताओगे 2003 में बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो क्या उसमें सफल हुआ या असफल हुआ, तो आप बताओगे उसमें असफल हुआ, ठीक है। अगला देखो, कई बार आपके पेपर में ये एक झंडा दिखा दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए ये झंडा किससे रिलेटेड है। तो ये आसियान का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। आसियान, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। कितने, शुरू में कितने मेंबर थे, तो 5 मेंबर थे। बाद में कितने कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर और जुड़ गए, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए। कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इस मैप से मतलब इस झंडे से रिलेटेड पूछा जाए, इसमें ना 10 ये बालियां दिखा रखी है, यानी ये जो धान की बालियां होती हैं 10 दिखा रखे हैं। 10 मतलब उसके 10 मेंबर कंट्री को दर्शा रही हैं, ठीक है। और ये देश जो है आपस में मित्रता के धागे में बंधे हुए हैं, आसियान की एकता का प्रतीक है, इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, दूसरी तरफ देखो, ये यूरोपीय संघ का झंडा है, इसमें गोल्डन कलर के स्टार हैं। कितने स्टार हैं, 12 स्टार हैं, ठीक है। अब 12 स्टार है, इसका क्या मतलब है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, गोल्डन कलर के सितारों का घेरा जो है ये यूरोपीय लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, यानी ये यूरोपियन लोगों की एकता और मेल मिलाप को दर्शाता है, ठीक है। इसमें जो 12 सितारे हैं, ये 12 की संख्या जो है यहाँ पे पारंपरिक रूप से देखें तो पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक है, इसको शुभ माना जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये आपको दर्शा रही है, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब एक कार्टून आपके सामने है, यहाँ पे मनमोहन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पूर्वी एशिया के देश यहाँ पे लिखा हुआ है, इस हमें इसकी आदत डालनी होगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ध्यान से देखो, अब भारत ने 1991 में लुक ईस्ट की जो नीति चलाई थी, ठीक है। फिर 2014 में सरकार आती है बीजेपी की, एनडीए की, उसने एक्ट ईस्ट की नीति चलाई थी, अपना ली थी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो पूर्व के देश हैं, ठीक है, भारत के पूर्व के जो देश हैं, जिसमें आसियान कंट्रीज आ जाते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे जो देश आ जाते हैं, उन देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, हमारा उनके साथ व्यापार अच्छा हो, इसके लिए ये नीति चलाई गई थी, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं आसियान के देशों से, चाइना से, जापान से और जो साउथ कोरिया है, इनके साथ कहीं ना कहीं हमारे संबंध जो है वो अच्छे बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो मनमोहन सिंह थे उनके टाइम पे केवल आसियान कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन जब बाद में 2014 में सरकार आती है एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की, तो इन्होंने केवल आसियान नहीं बल्कि चाइना के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ भी अपने रिलेशन और अच्छे करना, व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देने पे फोकस किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने एक साइकिल बनी हुई है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है चीन, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं साम्यवाद का निशान दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ डॉलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक जो है किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, तो ये किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, क्या आपको यहाँ पे भी सोचना है क्या कुछ, सीधा सीधा इसका आंसर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे देखो, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म करा था, तो अमेरिका के साथ। देखिए हुआ क्या था कि चाइना ना शुरू शुरू में इतना डेवलप नहीं था, बाहर के देशों से वो व्यापार नहीं करता था, अपने देश में जो कृषि होती थी उसी से वो पूंजी निकालता था, अपने उद्योगों में लगाता था और देश के अंदर ही सब कुछ होता था। तो चाइना इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन 1972 में उसने ये डिसाइड करा कि हमें थोड़ा सा कुछ बेहतर बनना पड़ेगा, तो अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारे और राजनीतिक एकांतवास जो था वो खत्म करा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया जो प्रतीक चिन्ह है वो किस विचारधारा को दर्शा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो साम्यवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, ठीक है, उसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा है। और पीछे का जो पहिया है उसमें दिया गया जो प्रतीक चिन्ह है वो किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है, तो ये डॉलर को दर्शा रहा है, ठीक है। कहाँ के डॉलर को, अमेरिका के डॉलर को, जिसको यूएसडी कहा जाता है, यूएसडी यानी यूएस डॉलर, ठीक है। तो इसको दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए कार्टून जो है इसमें किस देश को दर्शाया गया है, तो ये चाइना का ड्रैगन है, ठीक है। तो इसको दर्शाया गया है कि चाइना कितनी तेजी से पूरी दुनिया की तरफ कहीं ना कहीं व्यापार के मामले में, हर मामले में तेजी से बढ़ता जा रहा है। कार्टून में
दो सिंबल दर्शाए गए हैं, ठीक है। कौन से दो सिंबल दर्शाए गए हैं और ये चित्र जो है क्या दर्शा रहा है, ठीक है। तो देखिए चीन को दर्शा रहा है, ये तो हमें पता है। दूसरा चीन की दीवार और ड्रैगन को दर्शा रहा है, चीन की दीवार और ड्रैगन कहीं ना कहीं इसको दर्शा रहा है ये दो सिंबल है। फिर तीसरा क्या, ये चित्र क्या दर्शा रहा है, चीन का तेजी से बढ़ता हुआ जो आर्थिक विकास है और पूरी दुनिया में जो उसका आर्थिक दबदबा बढ़ रहा है उसको दर्शा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपके सामने कार्टून दे रखा है, ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखिए कार्टून को। इस कार्टून में एक व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो समुदाय कौन से है? सबसे पहले ये व्यक्ति कौन है, राजपक्षे हैं जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है। श्रीलंका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रीलंका। अब यहाँ पे सिंगली और तमिल लोगों के बीच में विवाद दिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून जो है वो किस देश से संबंधित है, तो आप बताओगे श्रीलंका से, ठीक है। ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया व्यक्ति जो है वो कौन है, तो वो राजपक्षे हैं, ठीक है। फिर इसमें जो बाघ किस समुदाय को दिखा रहा है और सिंह किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो एक जो है वो सिंगली लोगों को दर्शा रहा है तो दूसरा जो है वो तमिल लोगों को दर्शा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में आप ये देखिए एक बार, इसमें यूएनओ का चिन्ह है, दूसरी तरफ वॉर है इसमें लिखा हुआ है। यानी ये कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से मान जाते हो तो ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो ये वॉर वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आखिर समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश की ओर इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अमेरिका की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है, दाएं मतलब राइट हैंड में, तो राइट हैंड में यूएनओ का चिन्ह है। आम सभा के कोई दो काम बताइए, ठीक है। तो यूएसए हो गया, यूएनओ हो गया। आम सभा के काम क्या है इसके, देखो 193 मेंबर होते हैं आम सभा में। किसी भी मुद्दे पे मान लो कोई भी चर्चा होती है तो यहीं पे होती है, और कोई भी फैसला लिया जाता है तो यहाँ पे 2/3 सदस्यों की सहमति से ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये आम सभा का काम है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सपोर्टिंग से ले रखा है मैंने, ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें यूएनओ के चिन्ह है, लोगो बोला जाता है ना इसको, लोगो। कार्टून में दिखाए गए चार लोगो, ये जो चार प्रतीक चिन्ह है इसके आधार पर संबंधित संगठन को पहचानिए, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएनओ है, ये तो आप आराम से पहचान जाओगे। अगला है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचान कर उसका नाम लिखिए, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं जिनका नाम है कोफी अन्नान, इनको ये दिखाया गया है, ठीक है। इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण क्यों किया था, इजराइल के अनुसार इजराइल के ने ये कहा था कि जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला नामक जो आतंकवादी संगठन है, इस पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा था, लेबनान पे हमला करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने क्या करा था, उन पे हमला करा था, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, इंपॉर्टेंट कार्टून है ये। फिर ये यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है, इसमें आपको जैतून की कुछ पत्तियां दिखाई दे रही है जो शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। और उसके बीच में वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया के लिए यूएनओ काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, कार्टून देखिए, इसमें नीचे आतंकवाद है, ऊपर प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। एक व्यक्ति उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए समझते हैं, उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा जो है, सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया है, आतंकवाद या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये किस प्रकार के खतरे होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सुरक्षा के नए खतरे हैं, चाहे आतंकवाद हो, चाहे गरीबी हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है, खतरे के नए स्रोत हैं, यानी खतरे के नए स्रोत हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है, तो एक ही तरीका है, सहयोग मूलक सुरक्षा, यानी सभी देश मिलकर एक साथ आ जाएं, एक दूसरे की मदद करें, तभी ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कौन से होते हैं। देखिए सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा है वो ये मानती है कि हमारे देश को खतरा जो होता है वो किसी बाहरी मुल्क से होता है, ठीक है, बाहर के मुल्क से होता है। तो ऐसे में ये इसमें ज्यादातर सैन्य हमला एक खतरा होता है, या पड़ोसी देश के द्वारा हमला कर देना, या अलगाववाद या कानून व्यवस्था भी एक खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पारंपरिक खतरे। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार ये इमेज देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है H2O और पानी वगैरह दिखा रखा है कुछ इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है, तो पानी की कमी हो रही है। पानी तो वैसे पृथ्वी में बहुत है, बहुत पानी है, लेकिन जो पीने योग्य साफ पानी है जो मनुष्य यूज कर जाता है उसकी कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, ठीक है। स्वच्छ पानी की कमी है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है, तो ये भी आपका जल हो जाएगा, ठीक है। पूरी दुनिया में साफ पानी की कमी हो रही है, जल को एक साझा संसाधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे मध्य एशिया के देश जिनके बीच में जल के लिए हिंसक संघर्ष हो चुका है, ठीक है।
तो इसमें इजराइल, जॉर्डन, सीरिया वगैरह आ जाते हैं। और आपको ये भी बताना है किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है, पीने का पानी किन कारणों से कम हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, भूसन जो जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल कम होता जा रहा है। तो ये सारे कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है और मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है और वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक प्रभाव है अमेरिका का, यानी पश्चिमी देशों का जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसको दर्शाया जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रभाव। मैकडोनल्डीकरण जो है वो किस देश की संस्कृति की ओर या फिर किस देश के जो कल्चर है उसको दर्शा रहा है, तो अमेरिका के कल्चर को दर्शा रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण का विरोध जो है किन आधारों पे किया जाता है, तो इसका आज मेन जो है वो है आर्थिक असमानता में वृद्धि के कारण किया जा रहा है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में फैल रही हैं, जिनका कब्जा होता जा रहा है। ठीक है, इसको दिखाया जाता है। फिर जो हमारी संस्कृति है उसका ह्रास होता जा रहा है, यानी जो हमारा खुद का कल्चर था वो खत्म होता जा रहा है और हम पश्चिमी जो संस्कृति है उसको अपनाते जा रहे हैं, तो इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर से पूछा हुआ है। पिछले साल का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसमें ये आया था। तो एक बार इस पिक्चर को देखो, इसमें 4 उंगलियों की तरह दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक लाइटर है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है कि कार्टून में लाइटर जो है किसका प्रतीक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, मैं आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूँ कि कार्टून जो है वो पृथ्वी का उपभोग ईंधन के स्रोत के रूप में किया जा रहा है, इसको दिखा रहा है। ठीक है, यानी पृथ्वी का उपयोग हम ईंधन की तरह कर रहे हैं। फिर कार्टून में उंगलियां जो हैं वो चिमनी की तरह क्यों दिखाई गई है, तो इसमें इसलिए क्योंकि केवल मनुष्य ही है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। ठीक है, मनुष्य क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, मतलब अपने कार्यों से, चाहे वो ज़्यादा ज़्यादा कारखाने स्थापित करने हो, चाहे वो पेड़ को काटना हो, पानी को दूषित करना हो, मनुष्य कहीं ना कहीं सारी पृथ्वी का नाश करता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, उसको बढ़ा रहा है। तीसरा है कि कार्टून का मुख्य विषय क्या हो सकता है, तो इसका मुख्य विषय हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग में औद्योगिक प्रदूषण की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट है, दिखाने के लिए लाइटर के पुश बटन पर मोटी चिमनी दिखाई गई है। ठीक है, तो ये इसलिए दिखाई गई है क्योंकि केवल मनुष्य ही प्रदूषण को रोक सकता है, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है। ठीक है, ये है। आगे देखो, एक चम्मच पर्यावरण भी, यानी इसको खिलाया जा रहा है, उसको पर्यावरण खिलाया जा रहा है, एक चम्मच पर्यावरण भी। क्या आपको ये नजरिया जचता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दूसरा, आई थिंक ये रिपीट हो गया है शायद। देखते हैं भाई, क्वेश्चन को देखेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये दर्शाया जा रहा है कि पर्यावरण का जो ह्रास है वो कैसे होता जा रहा है। इंसान जो है नेचर से जो चीज़ें मिली है उसको खत्म करता जा रहा है, पेड़ पौधों को खत्म कर रहा है, तो जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता जा रहा है, खेती योग्य भूमि कम हो रही है, पीने योग्य पानी कम हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि मनुष्य किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। ये जो ट्रेन है इस पे लोग ऊपर बैठ के जा रहे हैं, तो ये देश में बंटवारे को दर्शा रहा है। ठीक है, देश में जब बंटवारा हुआ था तो किस प्रकार से लोग इधर से उधर गए थे, इसको दर्शा रहा है। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। वल्लभ भाई पटेल हैं, ये रियासत के जो राजा होते थे ये हैं, और जनता जनता का किस तरीके से राजा शोषण करते थे, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो ये एक समझौता था जिसके तहत जो रजवाड़े होते थे वो भारतीय संघ में उस पर हस्ताक्षर करके विलय करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों में हस्तांतरण की मांग की जा रही है, तो विदेशी मामले, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विदेशी मामले हो गए, प्रतिरक्षा हो गया, संचार हो गया, ये सारे मामले पहले राजा के हाथ में थे, अब कह रहे हैं कि अब तुम्हें नहीं लेना, अब हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इन विषयों की मांग मणिपुर के राजा से सरकार को सौंपने की मांग की जा रही है। ठीक है, ये मणिपुर के राजा की ओर इशारा करा जा रहा है। अगला देखो, यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहे हैं, जो भाषाई विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया था। कहने का मतलब है कि देश में भाषा का विवाद जो है वो बहुत बड़ा है और राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया है। क्या ये इतने बड़े विवाद को सुलझा पाएगा, तो इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत होती है मद्रास प्रांत में आंध्र प्रदेश नाम से अलग स्टेट बनाने की। ठीक है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सभी स्टेट में से आवाज आने लग जाती है कि हमारा भी भाषा के आधार पर राज्य अलग कर दो। क्या राज्य पुनर्गठन आयोग उसको ठीक कर पाएगा, ये क्वेश्चन है।
आगे देखो, इलेक्शन कमेटी, ये नेता बैठे हुए हैं और ये सब है। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कार्टून में जो भीड़ दिखाई गई है, चुनाव समिति के मंच पर बैठे हैं, इसमें से किसी एक नेता को चिन्हित करो। तो आप नेहरू को बता सकते हो, नेहरू हो गए, इसमें आपको रफ़ी अहमद किदवई दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको मौलाना अबुल कलाम दिख रहे हैं, तो किसी एक नेता का नाम आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, महागुजरात, विशाल आंध्रा, ठीक है, यानी अच्छे से दिख नहीं रहा है वैसे ये मतलब राज्यों की मांग चल रही है ऐसा लग रहा है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य बताइए। आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। फिर भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का वायदा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें वादा किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये चित्र है, तो ये चित्र कब का है? क्या हुआ था कि जो सी राजगोपालाचारी हैं, स्वतंत्र भारत के, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये तब का चित्र है, ठीक है। और इसमें नेहरू जी का कैबिनेट है, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे, ठीक है। आंसर देख लो एक बार, सी राजगोपालाचारी जो है गवर्नर जनरल पद पे जब इनको शपथ दिलाई जा रही थी, तब जो नेहरू का जो कैबिनेट था उसका ये चित्र है, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में किन दो विपक्षी नेताओं को शामिल किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब इनके नाम पूछ लिए जाएं तो आपको याद रखना, ये नेहरू जी हो गए, इनके बगल में बैठे हैं मौलाना अबुल कलाम। यहाँ पे आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी, जॉन मथाई हो जाएंगे, जगजीवन राम हो जाएंगे, ठीक है। ये जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, और ये भीमराव अंबेडकर हैं, ये नियोगी हैं, गॉडगिल हैं, ठीक है। इन सब के बाकी के नाम लिख रखे हैं, तो आप इनको नाम से भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जरा भी डाउट है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आता है, जो आपको बताया इन्हीं में से आता है, तो इनको अच्छे से याद करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।